सा गांव भूलगढ़ी एक सोता हुआ गांव हुआ करता था। यह सब 14 सितंबर को बदल गया जब गांव एक मां की दिल दहला देने वाली गुलाब से गूंज उठा। उसने अपनी बेटी को नग्न और खूनी अवस्था में पाया था जब वह अपने गायों के लिए चारा लाने गई। परिवार का आरोप है कि पीड़िता की मां और भाई उसे चंदपा पुलिस स्टेशन ले गए, जहां शुरुआत में कथित तौर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि जब पीड़िता धूप में एक पत्थर के मंच पर दर्द से कराह रही थी, तब भी पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि लड़की सिर्फ नाटक कर रही है और वहां लेटी हुई थी। पुलिस ने यहां तक पूछा कि क्या उन्हें फंसाने की कोशिश थी। उस वक्त तक पीड़िता ने केवल एक आरोपी का नाम लिया था और यौन पीड़न का उल्लेख नहीं किया था। पीड़िता के भाई ने कहा था कि उसकी हत्या करने के इरादे से हमला किया गया था। पुलिस ने तब आरोपी संदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उस पर हत्या के प्रयास और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। यह परिवार को बाद में बहुत परेशान करने के लिए आने वाला था, क्योंकि उन्हें अपने बयान को बार बार बदलने का आरोप लगने वाला था। उन्हें ऐसा कहा गया कि उन्होंने हमले को पहले बलात्कार बताया, फिर उसे हत्या बताया और फिर उन्हें इसी के लिए दोषी ठहराया जाने वाला था। पुलिस एक पीड़ित से क्या उम्मीद करती है जिस पर यौन और शारीरिक दोनों तरह से हमला किया गया है? क्या वह बिना किसी भावनाओं के इस जघन्य कृत्य के सभी विवरणों को एक बार में बता सकती है? क्या पीड़िता डरी और सहमी नहीं होगी? क्या पुलिस की उदासीनता ने उसे सभी विवरण साझा करने से नहीं डराया होगा? बाद में पीड़ित को एक स्थानीय अस्पताल और फिर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अलीगढ़ ले जाया गया। अस्पताल के एक प्रवक्ता ने कहा कि महिला के पैर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुके थे और हाथ आंशिक रूप से लकवाग्रस्त था। पीड़िता को अगले दिन 15 सितंबर तक ही होश आया। हैरत की बात यह है कि पीड़ित का बयान लेने के लिए पुलिस 20 सितंबर तक को ही अस्पताल पहुंच पाई। कवर किए जाने की दूरी 50 किलोमीटर से कम थी। यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करने को पुलिस को 5 दिन क्यों लगे। हाथरस पुलिस के ट्विटर प्रोफाइल पर एक नजर कुछ दिलचस्प खुलासा करती है। सितंबर के पूरे महीने से वाहनों और लाइसेंस के निरीक्षण में व्यस्त थे। इसकी जानकारी तो सभी को है कि पुलिस वाहन और लाइसेंस के निरीक्षण पर इतना जोर क्यों देती है। सितंबर और 22 सितंबर के बीच पीड़ित ने संदीप के साथ लवकुश, रवि और रामू को अपने हमलावर के रूप में नामित किया। रवि और लवकुश को 21 और 25 सितंबर को, रामू को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। सवाल यह उठता है कि 25 सितंबर के बाद ही पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि यह 24 सितंबर को ही था कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 वर्षीय एक दलित महिला के कथित रूप से 4 अपर कास्ट द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किए जाने की खबरें राष्ट्रीय मीडिया में छाने लगी। इस घटना के 10 दिन बाद रिपोर्ट को बलात्कार के रूप में ऑफिशियली दर्ज कराया गया था, क्योंकि यह पहले पुराने पारिवारिक दुश्मनी पर हत्या के प्रयास के रूप में अनुमान लगाया गया था, जबकि पीड़िता ने 20 सितंबर तक को ही अपना बयान दे दिया था। 26 सितंबर को लड़की की बिगड़ती अवस्था को देखकर उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। उसकी स्थिति में कोई सुधार का संकेत न मिलने के बाद पीड़िता को 28 सितंबर को एम्स दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। पीड़िता की 29 सितंबर के सुबह करीब 3 बजे मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को उत्तर प्रदेश ले जाया गया। और फिर शुरू हुआ इस मामले को दबाने की सबसे जघन्य कोशिश। आधी रात के आसपास पीड़ित के शव को उत्तर प्रदेश राज्य में उनके गांव ले जाया गया। पीड़िता के भाई ने कहा कि पुलिस अधिकारी परिवार पर लगातार दबाव बना रहे थे कि शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्होंने शव को एम्बुलेंस में ले लिया और उसका अंतिम संस्कार खुद ही कर दिया। पुलिस का कहना है कि उसके पास परिवार से अनुमति थी, लेकिन यह वीडियो पूरी तरह से यूपी पुलिस के ढुलमुल रवैये को उजागर करता है।
सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है। कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है, सब लोग जो ड्यूटी है मैंने वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी? डीएम साहब से बात हो चुकी है? डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से? मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है आप मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो पुलिस की उदासीनता न केवल पीड़ित परिवार के प्रति बल्कि सत्य के खोज की ओर भी जाती है। अगर पुलिस जो कह रही है वह सच है तो पीड़ित परिवार को एम्बुलेंस को रोककर खुद को एम्बुलेंस पर फेंकते हुए क्यों देखा जा रहा है? यह जिला प्रशासन द्वारा उनकी सभी गलतियों को छिपाने का एक कुत्सित प्रयास था। वे शव का अंतिम संस्कार करके उसके सभी सबूतों को नष्ट करना चाहते थे। परिवार के लिए आघात यहां समाप्त नहीं होता है। उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया और मीडिया से बात करने पर भी रोक लगा दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने लाइव टीवी पर कहा कि सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ था। इसका कारण उन्होंने शुक्राणु की अनुपस्थिति बताई। प्लीज वीडियो को ध्यान से सुने। Today also I am not saying anything. What I am saying that today we have received the report of the FSL which clearly says that there is no sperm or any other stain. No, but there are other factors as well, sir, in the sample which was collected, and there are so many samples. No, but is it not the sampling was done by the doctors itself is final, and there is no other reports which is pending. Otherwise, we won't have said anything on this point. And today we have received the report, which is all the investigation is not pointing towards rape, but as you know that she has said about the sexual assault. Now all the evidences will be collected, and the investigating officer will examine it, all the evidence, and take proper action. So have you ruled out rape completely, or is that still something that you will mention only after your investigation is entirely complete? Sir, I have already told you that I am nobody to conclude the investigation in front of the camera. But the investigation is a legal duty of the... So the investigation is continuing and any conclusion is possible is what you are saying? Yes, it is still continuing. Only major thing is that since the case of mass rape and these kind of things were being floated everywhere, so it is my duty to clarify that FSL report has come and it is not pointing towards rape. So you've said that some people twisted the matter by talking about rape to stir. सिवाय एडीजी साहब कई चीजों पर गलत थे। यौन हिंसा की परिभाषा का विस्तार किया गया है। विस्तारित परिभाषा में न केवल पेनाइल पेनिट्रेशन शामिल है बल्कि शरीर के अन्य भागों में भी वस्तुओं द्वारा पेनिट्रेशन शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि कथित सैंपल 25 सितंबर को लिए गए थे, इस घटना के 12 दिन बाद।
यौन हिंसा के शिकार महिलाओं की चिकित्सा जांच के लिए भारत के 73 पेजेस के दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि घटना के 4 दिनों यानी 96 घंटे के अंदर स्वैब सहित सभी सबूत एकत्र किए जाने चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक यौन हिंसा के कई नए मामले सामने आ चुके होंगे। एनसीआरबी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर 15 मिनट में एक बलात्कार होता है। साथ ही बलात्कार के कन्विक्शन रेट में भारत काफी पीछे है। 1973 में सजा की दर 43% से गिरकर 2018 में 27% हो गई है। यह सब हमें कई और सवाल पूछने पे प्रेरित करता है। क्या पुलिस का ढुलमुल रवैया अधिक पीड़ितों और उनके परिवारों को आगे आने से नहीं रोक देगा? क्या पुलिस न्याय प्रणाली के लिए अधिक हानिकारक है? पुलिस कब अपनी कॉलोनियल मानसिकता से बाहर आएगी और पीड़ितों की मदद करना शुरू कर देगी, बजाय इसके कि वे परिवार पर अत्याचार करें? फॉर्चुनेटली यूपी के मुख्यमंत्री ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया है। मीडिया के दबाव के कारण हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर और 3 अन्य पुलिस अधिकारियों को मामले में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया। उन्होंने मामले में शामिल सभी पर नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का भी आदेश दिया है। हालांकि मैं दृढ़ता से मानता हूं कि पीड़ित परिवार पर कोई नैक्रो विश्लेषण परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। वे पर्याप्त आघात से गुजर रहे हैं। विक्टिम और उनके परिवार को नतीजों के डर के बिना ऐसी घटनाओं के बारे में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस पर सीबीआई जांच का भी आदेश दे दिया है। पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपए का भी मौद्रिक मुआवजा दिया जा रहा है। सीबीआई जांच जश्न का कारण क्यों होना चाहिए, ऐसा आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आंकड़ों के अनुसार सीबीआई ने 2016 में 66.8% सजा की दर दर्ज की है, जबकि 2017 में 66.9% और 2018 में 68% उनका कन्विक्शन रेट रहा है। उन्होंने 31 अक्टूबर तक 70% कन्विक्शन रेट दर्ज की है। ऐसा लगता है अंत में न्याय होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।